अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। थैंक यू। आपकी अदालत में आज मेरे मेहमान हैं एक मल्टी टैलेंटेड वर्सेटाइल फिल्म स्टार जिन्हें आपने हर रूप में प्यार दिया। एक्टर के तौर पर, डायरेक्टर के तौर पर इनके गाने हिट हुए, इनके लिखे हुए डायलॉग दुनिया भर में प्रसिद्ध हुए। प्लीज वेलकम परफॉर्मर, ग्रेट आर्टिस्ट फरहान अख्तर। और आपकी अदालत में आज हमारे जज बहुत स्पेशल हैं। वो भारतीय सेना के एक ऐसे अफसर हैं जिन्हें वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर्स कहा जाता है, डिफेंस के एक्सपर्ट हैं, भारत के लिए, हमारे देश के लिए बड़ी बहादुरी से उन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं। प्लीज वेलकम रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई। कार्रवाई शुरू की जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम फरहान अख्तर। आपकी अदालत में फिल्म स्टार फरहान अख्तर पर आरोप है कि ये छुपे रुस्तम हैं। फरहान, मैंने आपके बचपन के बारे में कुछ जानकारी हासिल की जी। जावेद अख्तर साहब जो आपके फादर हैं, उनको इंप्रेशन था कि ये चुपचाप रहता है, ये अपने कमरे में बैठा रहता है, ज़्यादा बोलता नहीं है, किसी से झगड़ता नहीं है जी। लेकिन आपकी बहन बताती कि मुंह पे मुक्का मारते थे आप। नहीं, वो एक बार गलती से लग गया उनके, लेकिन मैं आधा पारसी हूँ तो थोड़ा बहुत रुस्तम होना जायज़ था उसमें। हाँ, मगर मैं अपनी दुनिया में खोया रहता था। मुझे कहानियाँ बनाने का बहुत बड़ा शौक़ था। मैं जब स्कूल बस में जाता था तो अपने दोस्तों से कहता था कि यार, और मैं बस में बैठा हूँ और दोस्तों से कह रहा हूँ कि जब मैं स्कूल आता हूँ मेरे पास एक विलायती पतंग है, तो मैं ऊपर बिल्डिंग पे जाता हूँ और उस पतंग की डोर पकड़ के मैं कूदता हूँ और वो पतंग मुझे यहाँ स्कूल तक लेके आती है। तो एक बच्चा तो ऊपर चढ़ गया था अपने टेरेस पर पतंग लेकर, तो उसके पेरेंट्स ने उसे पकड़ा, वापस नीचे लेके गए। तो माई फादर डिडंट नो ऑल दिस। हाँ, झूठ बोलना तो आदत थी आपकी, हर बात में झूठ बोलते थे। जी जी हाँ, मैं झूठ बहुत बोलता था। मैं अभी रेट्रोस्पेक्ट में सोचता हूँ कि मतलब कहानियाँ बहुत थी मेरे पास, तो एक आउटलेट था उसका। लेकिन मेरी माँ बहुत परेशान होती थी उनसे, क्योंकि वो कहती थी, मैं पढ़ता बहुत कम था। मैं कहता था कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ मगर मैं थिएटर चला जाता था फिल्म देखने। मैं कहता था मैं ट्यूशन पे जा रहा हूँ मगर मैं क्रिकेट खेलने चले जाता था। और एक दिन मैं घर लौटा, मैंने कहा मैं ट्यूशन पे जा रहा हूँ। माँ को लग रहा था इसके ग्रेड क्यों नहीं बेटर हो रहे, इतना ट्यूशन करता है लड़का, मगर कुछ हो नहीं रहा। तो एक दिन मैं लौटा स्कूल बैग ऐसे लगाए हुए कि मतलब मैंने 2 घंटे ट्यूशन किए हुए हैं, थका हारा बेटा लौट रहा है घर। और मैं आया और दरवाज़ा खोला और देखा कि वहाँ मेरी माँ बैठी हैं और बिल्कुल उनके सराहने बैठी हैं मेरे ट्यूशन टीचर। तो मुझे नहीं पता कि आप में से किसी पर ऐसी कोई घटना बीती है, लेकिन जेन्युइनली कहूँगा सर, वहाँ पर धरती फट गई थी। मेरे पैर ऐसे काँप रहे थे, कानों में मतलब गर्मी आ जाती है, ब्लड प्रेशर थोड़ा ऊपर हो जाता है, और इतनी मार पड़ी उस दिन। उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ दिनों तक मैं सुधर गया था उसके बाद। और जावेद साहब को बिल्कुल पता नहीं चला कि आपके अंदर ये टैलेंट था। आप मिमिक्री करते थे, डांस करते थे, लेकिन वो अनअवेयर थे इससे। हाँ, मैं उनके सामने मतलब एक्चुअली सच कहूँगा तब भी शर्माता था, अब भी शर्माता हूँ। वो एक इंसान है जिनके सामने मैं खुलकर हिंदुस्तानी में बात नहीं कर पाता आज भी, क्योंकि मुझे लगता है कि यार मैं कुछ गलत कह दूंगा। उनकी मतलब जो नॉलेज है लैंग्वेज का उनको, तो उनके सामने ऑटोमेटिकली मेरा लैंग्वेज इंग्लिश हो जाता है। हाँ, ऑनेस्टली। और वो क्यों कहते हैं कि यार तुम मुझसे हिंदी में बात क्यों नहीं करते, तुम्हारी हिंदी ज़बान तो मतलब काफ़ी साफ़ है। तो मैं उनके सामने मतलब डांसिंग से लेकर मिमिक्री तक और यहाँ खुल के बोलने में आज तक थोड़ा बहुत
हिचकता हूँ। तो झूठ बोलते थे, क्लास में नहीं जाते थे, पढ़ते नहीं थे, जितनी भी नालायकी के काम थे सारे करते थे। जी जी बिल्कुल। हाँ मतलब नालायक होने में मैं काफ़ी फर्स्ट आया हूँ। लेकिन नहीं, मुझे म्यूज़िक में बहुत शौक था। लोगों को एंटरटेन करने में मुझे बहुत शौक था। तो कभी भी मतलब स्कूल में अगर कोई फंक्शन होता था तो हमेशा मुझे बुलाते थे, या तो डांस करने के लिए या फिर कुछ परफॉर्म करने के लिए। और पार्टियों में भी जो घर के साथ दोस्तों के साथ होती है, तो हमेशा मैं कहीं ना कहीं एक मौका निकाल लेता था कि मैं कुछ परफॉर्म कर पाऊँ। तो उन चीज़ों का शौक़ बहुत था मुझे, इसलिए बचपन से मेरी फैमिली को लगा था कि इसका कुछ होना हो, मतलब फिल्मों में ये तो आ ही जाएगा, ऐसा था उनका कुछ अंदाज़ा। और जब फिल्मों में मौका मिला 17 साल की उम्र में आप असिस्टेंट कैमरा बन गए जी। लेकिन इतनी बड़ी फिल्म यश चोपड़ा की, श्रीदेवी जैसी आर्टिस्ट वहाँ पर थी, आपने श्रीदेवी को गिरा दिया? सर मैं कौन होता हूँ श्रीदेवी को गिराने वाला, मगर ऐसा एक हादसा तो हुआ था। मैं असिस्टेंट कैमरामैन था, मनमोहन सिंह जी थे, मंजी बुलाते थे सब उन्हें, वो कैमरामैन थे यश जी के। तो उस वक्त जो मतलब सेट पर काम मिलता था, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर तो था नहीं, तो मैं उनका 7वां या 8वां कुछ ऐसा असिस्टेंट था। तो एक यश जी की फिल्मों में एक हमेशा एक डांस होता था, मोमेंट्स ऑफ पैशन, मोमेंट्स ऑफ रेज, ऐसा कुछ होता था। तो श्रीदेवी जी को कुछ बुरी खबर मिली है, तो वो अपने फ्रस्ट्रेशन को निकाल रही हैं डांस में। तो उसका जो एंड का जो लास्ट फाइनल शॉट था उस सीक्वेंस का, वो एक क्रेन शॉट था। और ऐसे ही एक वुडन फ्लोर पे जो उनके घर में है, वो एक सेट लगा था और एक क्रेन शॉट है, मंजी ऐसे बैठे हैं, कैमरा में देख रहे हैं, श्रीदेवी जी सरोज जी के साथ वहाँ कुछ कोरियोग्राफी प्रैक्टिस कर रही हैं। और सब तैयार हो गया था और मंजी ने लेंस के थ्रू देखा और कहा कि यार वहाँ पर वो ज़मीन पर कुछ ऐसे लग रहा है कि कुछ दाग या कुछ लगा हुआ है, कोई जल्दी से साफ़ करो। तो मैं वहाँ खड़ा था, तो मैंने कहा मैं लेता हूँ। तो मैंने एक बाल्टी उठाई, उसमें कुछ कपड़ा वपड़ा पड़ा था, तो मैंने घुटनों पर मैं ऐसे हो गया और मैं ज़मीन साफ़ करना, मैंने सेट साफ़ करना शुरू किया। तो मैं ऊपर देख रहा हूँ, ऐसे मैं कह रहा हूँ मंजी हाँ, ऐसे करते हुए मैं जा रहा हूँ पॉलिश करता हुआ। और वहाँ से श्रीदेवी जी चल कर आ रही थी, तो मैं ऐसे करते करते गया पॉलिश, और वो आई और उनका पैर फिसला पॉलिश पे। और मैं सच कह रहा हूँ, मतलब बहुत कम होता है लाइफ में, लेकिन जब लोगों ने कहा जब एक्सीडेंट होता है गाड़ी का, तो ऐसे लगता है कि सब सारी चीज़ें स्लो मोशन में हो गई हैं, आपको सब याद रहता है। तो वैसे ही मुझे याद था जब श्रीदेवी जी फिसली, कि मैं वहाँ ऐसे खड़ा हूँ और ऐसे श्रीदेवी उड़ के जा रही है हवा में। नहीं सच है, ऐसे वो पूरे उसके मतलब दोनों टांगे से ऊपर चले गए और वो सीधा मेरे सामने धड़ाम करके, यहाँ पर बिल्कुल मेरे सामने मैं ऐसा हूँ, यहाँ पर श्रीदेवी जी लेटी हैं और सन्नाटा एकदम सेट पर। कभी अगर आप फिल्म सेट पर गए हैं तो वहाँ पर सन्नाटा बिल्कुल नहीं होता, बहुत आवाज़ें होती हैं, लेकिन उस दिन इतना सन्नाटा हुआ कि मतलब आप अपनी सांस, दिल की धड़कन सब सुन सकते थे। और अच्छी बात जो हुई, मुझे लगा मेरा करियर ख़त्म हो चुका है, इसके बाद मुझे कभी कोई फिल्म में कोई काम नहीं मिलेगा। लेकिन श्रीदेवी जी, मैं उनका मतलब बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने हंसना शुरू किया। तो जैसे वो हंसने लगी कि हाँ मुझे, बाकी सब जो नर्वस थे कि अब क्या ऐसा उनका हो गया, और सब अरे हो जाता है करके उन्होंने उठाया, उन्होंने भी कहा नहीं इट्स ओके। तो मेरा करियर जो शुरू हुआ है उन्हीं की बदौलत मैं आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। देखिए, आपके करियर में आपने कमाल किए हैं। 25 साल की उम्र में आप फिल्म के डायरेक्टर बन गए जी, और वो भी फिल्म ऐसी जिसमें आपने आमिर खान जैसे सुपरस्टार को कास्ट किया। हाँ जी, ये मतलब आमिर खान को कास्ट करना कोई आसान काम तो था नहीं। और सच बात तो ये है कि जब मैंने वो फिल्म लिखी थी तो उस वक्त मेरे जहन में जो नाम थे वो थे ऋतिक, जो पिछले साल वो डेब्यू कर चुका था, अभिषेक बच्चन जिन्होंने भी 2000 में डेब्यू की, और अक्षय खन्ना जिनके साथ मैं काम कर चुका था उनकी पहली फिल्म हिमालय पुत्र में। तो मैं चाहता था कि 3 जो यंग कलाकार हैं मैं उनके साथ काम करूँ, दिल चाहता है उस तरह की फिल्म है। लेकिन किसी न किसी वजह से उन्होंने ना कर दी अक्षय को के सिवाय। और मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं आया कि आमिर इस फिल्म को हाँ कहेगा। तो मैं सबसे मिला, मतलब जो भी उस वक्त काम कर रहा था फिल्म इंडस्ट्री में, मैंने सबके दरवाजे खटखटाए और सब ने कहा नहीं मुझे मल्टी हीरो फिल्म नहीं करनी है। उस वक्त ज़माना जो था 90s में,
लेट 90s में था वो लव ट्रायंगल का। तो सब लव ट्रायंगल करना चाहते थे कि एक को लड़की मिल जाएगी या एक को लड़का मिल जाएगा, दूसरा एक हार्ट ब्रोकन साजन जैसा सैड सॉन्ग्स गाता हो, तो सिंपैथी सबको मिलती है फिल्मों में, तो वही चाहते थे सब। तो आखिर में जेन्युइन मैंने आमिर को बताई भी ये बात कि आई केम टू बिकॉज आई डिडंट हैव अ चॉइस। तो मैं आमिर के पास गया, आमिर ने कहानी सुनी और उन्होंने कहा, और उस वक्त डायलॉग जो थे वो अंग्रेज़ी में थे, तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, स्क्रिप्ट तो मुझे बहुत पसंद है लेकिन ये तुम अंग्रेज़ी में बनाओ। तो मैंने कहा नहीं यार, ये अंग्रेज़ी में नहीं बन सकती, हिंदी फिल्म में हिंदी में ही बनेगी। तो इसे मगर हिंदी फिल्म कैसी है, डायलॉग तो अंग्रेज़ी में। तो मैंने कहा ठीक है, मैं हिंदी में डायलॉग लिख के आता हूँ वापस। तो मैं पहुँचा वापस हिंदी में डायलॉग लिख कर, तो उन्होंने सुना। फिर उन्होंने कहा अच्छा एक काम करेंगे, मैं 3 महीने बाद फिर सुनना चाहूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं 3 महीने इंतज़ार किया। फिर मैं मिलना चाह रहा था उनसे, मगर वो एक काम में बिज़ी, दूसरे काम में बिज़ी, तीसरे काम में बिज़ी, मिल ही नहीं रहे थे। 8 महीने ऐसे गुजर गए। तो फिर मैं उनके घर के पास गया और उनके पास एक सिक्योरिटी कैमरा था, जो बेल बजाते ना तो आपका चेहरा अंदर दिखाई देता है। तो मैं अपने स्क्रिप्ट के साथ खड़ा था बाहर और मैंने बेल बजाया और स्क्रिप्ट पढ़ना मैंने वहाँ पर उस कैमरा पे। मैंने कहा यहीं से शुरू करता हूँ। तो उस वक्त एक अलग किस्म की हिम्मत थी क्योंकि कुछ खोने के लिए था नहीं। पर लोगों को तो लगता है कि भाई जावेद अख्तर साहब के बेटे हैं, वो एक फ़ोन कर देंगे आमिर खान को, वो आपकी फिल्म में काम कर लेंगे। नहीं, ऐसा हुआ नहीं और अच्छा हुआ कि ऐसा नहीं हुआ। मेरे फादर ने मुझसे कहा भी कि मैंने सोचा कि यार तुम कह रहे हो कि उसने कहा था मिलेगा, वो नहीं मिल रहा है, मैं फ़ोन करूं नहीं करूं, वो सोच रहे थे इसके बारे में। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं करूं। और आमिर से जब उन्होंने ये कहानी सुनाई कि मैंने फ़ैसला किया नहीं करूं, तो आमिर ने उनसे कहा कि ये अच्छी बात है कि आपने फ़ोन नहीं किया मुझे, क्योंकि अगर आप फ़ोन करते तो शायद मैं उससे नहीं मिलता। तो मैंने देखा कि वो मुझे चाहता है, वो मेरा इंतज़ार कर, वो मेरी इंतज़ार में वेट करेगा, वो देखेगा, मैं उसे टेस्ट करूँगा उसका रिजॉल्व कितना है कि वो चाहे कि आमिर खान ये फिल्म करे। तो इसलिए उसने मुझे 8 महीने रुका के रखे और द रेस्ट एंड उस फिल्म का मुझे याद है सैफ अली खान ने भी मना कर दिया था लास्ट मिनट पर कि भाई अब मैं इसमें काम नहीं करूँगा। हाँ, वो ये भी सच बात है कि कुछ 10 दिन रहे थे शूट, पहले दिन के शूटिंग के पहले, और मुझे सैफ का एक फ़ोन आया कि यार मुझे एक बहुत अच्छी फिल्म मिली है लव ट्रायंगल, जो मैं करना चाहूँगा और उसमें मेरा रोल बहुत ही बढ़िया है और ये है और वो है। तो मतलब हम सबका तो दिल ही टूट गया कि मतलब यार हम इतने एक्साइटेड थे, रीडिंग्स हो गई हैं, रिहर्सल्स हो गए हैं, सब चीज़ें हो गई हैं। तो एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जैसे कैबिनेट की मीटिंग होती है, हमारी भी एक मीटिंग बुलाई गई कि मेरे फादर के घर में। तो रितेश जो मेरे पार्टनर हैं वो थे, मैं था, मेरे फादर थे और आमिर भी आए थे वहाँ। और हम सब सोच रहे हैं कि यार अभी सैफ पहुँचने वाला है कुछ आधे घंटे में, तो हम क्या कहेंगे उसे, किस तरह से उसे कन्विंस करेंगे कि आप ये फिल्म करो। तो किसी तरह से उस शाम को हमने मनाया उसे। आमिर, मुझे बहुत डिस्टिंक्टली याद है, आमिर ने उससे कहा कि यार सैफ अगर तू ये फिल्म नहीं करेगा तो बहुत बड़ी गलती करेगा तू अपने करियर में, ये फिल्म ना करके। तो फिर किसी तरह वो कन्विंस हुआ एंड फॉर्चुनेटली आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट ही डिड द फिल्म। आमिर ने मुझसे कहा था सैफ के आने से पहले कि अगर सैफ मीटिंग के बाद भी कहे कि मैं ये फिल्म नहीं कर रहा हूँ तो सिर्फ एक आदमी ये रोल कर सकता है। तो मैं एक्साइट हो, कोई तो होगा। तो मैंने कहा कौन है वो आदमी? ही सेड तू। लेकिन आपके ओवर कॉन्फिडेंस की, अति आत्मविश्वास की, गजब की बात अमिताभ बच्चन ने बताई जी। 30 साल की उम्र में आप फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे, अमिताभ बच्चन उसमें काम कर रहे थे और आप अमिताभ बच्चन को सिखा रहे थे एक्टिंग कैसे करनी। नहीं, मैं उन्होंने ये कहा कि मुझे लगा कि उस्ताद जी आ गए हैं और हमें बताएंगे कि हमें एक्टिंग कैसे करनी। जो हुआ था, क्योंकि मुझे वो वाक़े बहुत अच्छी तरह याद है, वो दिन याद है जब मैं उनके कमरे में गया था। तो वो आए थे पहले उनकी शूटिंग की पहली दिन थी और हम एक आर्मी कंटोनमेंट में शूट कर रहे थे। तो उस वक्त मैं काफ़ी यंग भी था, पहली बार एक आर्मी लाइफ की ज़िंदगी को मैं समझ रहा था ठीक से। तो हर चीज़, ये जज साहब आपको बताएंगे, उन्होंने तो जी है ज़िंदगी, हर चीज़ इतनी क्लॉकवर्क से होती है वहाँ पर कि आप कुछ लिबर्टी नहीं ले सकते, 2 मिनट आगे 2 मिनट पीछे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने हमसे बिल्कुल क्लियरली कहा था कि आप इस कंटोनमेंट में इस टाइम पे आएंगे, आपका काम इस टाइम से इस टाइम तक होगा और फिर आपको इस वक्त तक निकल जाना है इस कंटोनमेंट से, एक कटर स्टैंड भी नहीं बचना चाहिए यहाँ पर। तो वो इतना स्ट्रेस था मुझ पे उस वक्त, उस दौरान,
कि मतलब काम जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक से हो जाए, ताकि हमें वापस परमिशन नहीं लेनी पड़े वापस इस कंट्रोलमेंट, क्योंकि वेरी रिस्ट्रिक्टेड एरियाज। तो उस दिन जो हुआ कि उनका पहला दिन था, उसमें उन्हें ज़्यादा वक्त लगा उसे परफॉर्म करने में, और मुझे अपने साइड से लगा कि यार मुझ पर इतना प्रेशर है, तो हो सकता है मैं जाके अगर इनसे बात करूं कमरे में कि अगर कुछ आप समझना चाहें या अगर मैं आपको कुछ बता सकूं तो मैं आज शाम को ही कर लूं, ताकि कल जब हम जाए सेट पर तो काम ठीक से हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि मेरी एंथुजियाज्म जो थी, या हो सकता है उनकी तरफ से हो सकता है कि मतलब एक यंग डायरेक्टर आके उनसे कह रहे हैं कि सर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो लेट्स टॉक अबाउट इट, ऐसा कुछ, तो बुरा लग सकता है। ये मुझे बाद में समझ में आया कि शायद उनको बुरा लगा होगा, एंड आई डिड अपोलोजाइज टू हिम फॉर दैट। लेकिन इंटेंशन ऑब्वियसली वो नहीं था। मैं चाहता था कि मतलब जो काम हम करना चाहें वो जितनी जल्द से जल्द हो सके वो हो जाए। तो आसान था उनके साथ काम करना? हाँ, बहुत आसान था एक्चुअली। वो बहुत ही प्रोफेशनल है रजत जी। हम एक सीन कर रहे थे, जिन्होंने ये फिल्म देखी है लक्ष्य, जब ऋतिक ऊपर जाता है और वो फ्लैग झंडा गाड़ता है वहाँ पर और फ्लेयर फायर करता है, तो दूरबीन पर उनके जो कमांडिंग ऑफिसर हैं कर्नल सुनील दामले वो देख रहे हैं और वो बहुत खुश होते हैं देखकर। तो वो एक अर्ली मॉर्निंग शॉट, सनराइज का शॉट था। तो जब हम जाते थे लोकेशन पर तो बिल्कुल अंधेरा था, क्योंकि सेटअप सब अंधेरे में ही करना है। जैसे पहली किरण आई सूरज की तो हम शूट करेंगे। तो हम पहुँचे वहाँ पर, एक अंधेरे में एक सर्विस लाइट जो क्रू लगाती है वहाँ पर एक जल रही थी, और हमने देखा कि वहाँ पर पहाड़ पे एक आदमी, एक कुर्सियों का एक ऐसा स्टैक लगा हुआ है और एक आदमी बैठा है उस पर। तो देखा कौन यार, सुबह सुबह इतनी जल्दी कौन आ गया यहाँ पर? मतलब क्रू तो अभी अभी पहुँच रहे हैं, हम पहुँच रहे हैं, हमारे पहले तो कोई आता है नहीं। तो जाके देखा बच्चन साहब बैठे हैं वहाँ। सीरियसली, बिल्कुल मतलब अपने कॉस्ट्यूम में वहाँ पर बैठे हैं। वो एक अपने आप को इस मूड में ला रहे हैं कि यार मैं पूरी रात यहाँ पर बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि कुछ होने वाला है। तो पूरा मतलब वो प्रेपरेशन जो उन्होंने किया, उससे मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे एज अ डायरेक्टर ऑल्सो, और आगे बढ़ते एज एन एक्टर कि मतलब कमिटमेंट क्या चीज़ होती है, मैंने सीखी उनसे। कोई कलाकार इतना बड़ा ऐसे नहीं बन जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उनका मतलब जो करियर है जो शुरू हुआ है 60s में, वो आप 2025 में इतने साल बाद भी मतलब आप किसी भी यंग फिल्म मेकर, यंग राइटर, यंग डायरेक्टर से पूछिए आप किसके साथ काम करना चाहेंगे, सभी के नाम पर, सभी के ज़बान पर होगा अमिताभ बच्चन। तो ये दैट्स अ क्रेडिट। उसके बाद आपने शहंशाह के बाद किंग खान को लिया फिल्म में, डॉन। जी, तो मैं शहंशाह से मतलब नेक्स्ट लेवल पर, उसके बाद एक प्रिंस आने वाला है। हाँ, नहीं, शाहरुख और मेरी दोस्ती काफ़ी हो गई थी। दिल चाहता है के बाद हमारी मुलाकात शुरू हुई, दिल चाहता है के बाद। और मतलब उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, आप तो मतलब काफ़ी मिले हैं उनसे, और आपने टीवी पे भी देखा होगा। मतलब एक बहुत ही चार्मिंग इंसान है, बहुत ही खुश मिजाज के इंसान हैं। तो उनके साथ वक्त बिताने में बहुत मज़ा आ रहा था, और हम बात करते रहते थे कि यार ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनती आज, जैसे सलीम जावेद लिखते थे। तो ये कॉन्वर्सेशन होती थी, और मेरे माइंड में हमेशा मतलब मैं उन फिल्मों पे पला बढ़ा हूँ, और मैं चाहता था कि यार इतनी मोहब्बत है मेरी उन फिल्मों के लिए, क्यों ना मैं एक फ़िल्म रीमेक करूँ। और जो फिल्म मुझे बहुत सही लगी थी उस वक्त कि दोबारा बन सकती है, क्योंकि वो काफ़ी मॉडर्न थी अपने टाइम के लिए भी। जब 78 में रिलीज़ हुई थी, काफ़ी मॉडर्न टेम्पो, एक मॉडर्न माइंडसेट था उस फिल्म का। तो इसलिए मैंने शाहरुख से बात की, मैंने कहा कि यार मैं सोच रहा हूँ डॉन बना दूँ। तो उसने मतलब बिना कुछ सुने कहा कि यार यस आई एम ऑन, लेट्स डू इट। तो ऐसे ही बनी डॉन, एंड वी हैड अ वंडरफुल टाइम सर मेकिंग इट। उस जमाने में शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, दो स्टार्स को लेके फिल्म बनाना यंग डायरेक्टर के लिए मुश्किल काम था? सर मैं बच्चन साहब के साथ काम कर चुका था, तो आफ्टर दैट जो मतलब स्टार थे उस वक्त, देयर वाज नोबडी बिगर देन हिम। लेकिन उनके साथ काम करना, प्रियंका के साथ काम करना, ओमपुरी जी के साथ, मैंने ओमपुरी जी के साथ 3 फिल्में की हैं, डॉन 1, डॉन 2 और फिर लक्ष्य में भी वो थे। उनके साथ भी काम करने में मतलब एक बहुत ही अलग आनंद और एक अलग मज़ा था, क्योंकि वो इतने बेहतरीन कलाकार थे और इतनी मतलब पावर थी उनके हर परफॉर्मेंस में, और वो एक रिस्पेक्ट जो डिमांड करते थे एज एन एक्टर एंड एज ए ह्यूमन बीइंग। जब आप सेट पर मिलते थे उनसे, ऐसे लगता था कि यार बिल्कुल अपना ही, मतलब बिल्कुल ही ईजी, नो चिप ऑन ए शोल्डर कि मैं नेशनल अवार्ड जीत चुका हूँ, मैं NSD में मतलब मैंने गोल्ड मेडल जीता है, ऐसा कुछ नहीं। तो जब आप इन लोगों से मिलते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि यार
गॉड विलिंग, या मतलब जो जिस चीज़ में आप बिलीव करते हैं कि आपको कामयाबी मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन इन लोगों से सीखने को मिलता है कि उसके बावजूद एक हम्बल रहना बहुत बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में। वो एक चीज़ वो इन लोगों से सीखना। हम जनता में सवाल ले सकते हैं एक दो। फरहान सर, आपकी मूवीज़ में पोइट्री बहुत उम्दा होती है, शुक्रिया। तो आपकी फेवरेट पोएम कौन सी है, वो हम आपसे सुनना चाहते हैं। मेरी फेवरेट पोएम जो है फिल्मों से, वो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में से ही है। जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सबको बांटे हैं, थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा। आग तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है, क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार फरहान अख्तर पर इल्जाम है कि ये अपनी गलतियों से नहीं सीखते। फरहान, अभी हम लक्ष्य फिल्म की बात कर रहे थे। आपने बड़ी मेहनत की जी। कई कई महीनों लद्दाख में रहे। अमिताभ बच्चन का भी टाइम खराब किया, वो फिल्म चली नहीं। हाँ, मतलब जो सोचा था कि ये फिल्म जिस तरह की बिज़नेस उसे करनी चाहिए बॉक्स ऑफिस में, वैसी बिज़नेस उस फिल्म ने नहीं की। और उस वक्त मैं सच कहूँगा रजत जी, मैं मतलब मेरा दिल टूट गया था, क्योंकि बचपन से सिखाया जाता है आपको कि मतलब आप बिल्कुल दिल से मेहनत से काम करो तो हमेशा उसका जो नतीजा है, वो परिणाम है, वो अच्छा ही होगा। लेकिन ऐसा मेरा मानना था उस वक्त कि ऐसा हुआ नहीं। और मगर फिर भी मतलब क्योंकि मतलब दुनिया है, आपको अपने आप को किसी तरह से संभाल कर आगे बढ़ना तो है ही, तो ऐसा हुआ। लेकिन ये दुख मेरे दिल में बहुत सालों तक रहा। वो फिल्म की शूटिंग हमने की थी IMA में 2003 में, 2004 में फिल्म रिलीज़ हुई। 2017 में मैं देहरादून गया था और वहाँ पर एक म्यूज़िक का कॉन्सर्ट था मेरा, और मैं लगभग 13 साल के गैप के बाद देहरादून वापस जा रहा था। तो मैंने IMA से कांटेक्ट किया और कहा कि मैं देहरादून आ रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि मैं IMA विज़िट करूँ। वहाँ पर शूटिंग में बहुत की थी, मैं चाहूँगा लोगों से मिलूँ, वो फिर से उन लोकेशंस पर जाऊँ। तो बहुत प्यार से, इज़्ज़त से, मोहब्बत से उन्होंने हमें रिसीव किया, हमें सारी वो जगहें दिखाई, और एक नया मेस वहाँ तैयार हुआ था, विक्रम बत्रा मेस। तो हमें वहाँ बुलाया और सारे जो कैडेट थे वो वहाँ इकट्ठा हुए, कुछ 400-500 लड़के होंगे, और उन्होंने मुझसे कहा कि वाई डोंट यू से अ फ्यू वर्ड्स टू देम। तो मैंने उन्हें कहा कि लक्ष्य जो फिल्म बनी थी वो किस वजह से बनी थी। क्योंकि मेरे फादर जो थे वो सन 2000 में या 2001 में वो कारगिल गए थे। वहाँ पर वो फॉलन सोल्जर के कारगिल मेमोरियल पर एक फूल चढ़ाने, श्रद्धांजलि देने, और वहाँ उनकी मुलाकात हुई काफ़ी एक हाई रैंकिंग ऑफिसर से, जिन्होंने मेरे फादर से कहा कि ये देख रहे हैं जावेद साहब, पूरी दुनिया में, सोसाइटी में लोग कितनी तारीफ़ कर रहे हैं पूरी इंडियन आर्मी की, कि हमने वो कर दिखाया जो मतलब लोग कह रहे थे कि नामुमकिन है। कम मतलब जो सोल्जर्स थे, दे फाइटिंग अपहिल विच इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, मगर फिर भी हमने वो अपना जो मिशंस थे हमने पूरे किए। मगर इस वाह के बाद भी जो ऑफिसर्स की संख्या है, जो यंगस्टर्स ऑफिसर की संख्या में एनलिस्ट करते हैं, वो साल ब साल घटती जा रही है, कि लोगों के लिए ये करियर ऑप्शन कम होता जा रहा है। तो मेरे फादर ने कहा ठीक है, मैं बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को इंस्पायर करने के लिए एक फ़िल्म लिखूँगा, एक कहानी लिखूँगा। तो उन्होंने लक्ष्य फिल्म लिखी। मैं उस फिल्म से, स्क्रिप्ट से बहुत मतलब मैंने भी बहुत एक्साइट हुआ वो स्क्रिप्ट सुनकर। हमने फिल्म बनाई। फिर जैसा आप बता रहे हैं कि वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जो हुआ उसका हुआ। तो जब मैं वहाँ था और मैंने ये कहानी सुनाई, तो जो एडजुटेंट मेजर साहब थे उन्होंने माइक ली और उन्होंने कहा, फरहान जी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। और उन्होंने पूछा उन कैडेट से कि एक बात बताइए कि आप में से कौन कौन जो यहाँ आए हैं, एनलिस्ट किया है आपने, कौन कौन यहाँ आए हैं फिल्म लक्ष्य देखने के बाद। और
लगभग 60%, 60% पीपल पुट देयर हैंड्स अप सेइंग वी हैव कम हियर बिकॉज ऑफ दिस। तो उस पल में, उस मोमेंट में मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार जिस चीज़ को मैं सोच रहा था कि ये फेल हुई है, वो तो एक्चुअली फेल हुई नहीं। और ये भी अंदाज़ा हुआ कि हम, क्योंकि हम फिल्म इंडस्ट्री में हैं, हमारा एक ही बबल है, वहाँ पर हम मुंबई में रहते हैं, तो जो बातें होती हैं वो हमेशा बिजनेस के बारे में होती है, बॉक्स ऑफिस के बारे में होती हैं। तो कभी कभी हम भूल जाते हैं कि फिल्में जो हैं उनका जो इफ़ेक्ट होता है, उनकी इफ़ेक्ट जो होती है सोसाइटी पर, वो किस तरह से और कितनी डीप, मतलब कभी कभी उसकी पहुंच हो सकती है। तो ये एक रिमाइंडर था मेरे लिए कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी मैं काम करूंगा आगे जाकर, मैं इसमें नहीं फंस जाऊं कि यार ये वीकेंड का कलेक्शन क्या है। मैं अच्छा काम करूं, अच्छी स्क्रिप्ट्स मैं करूं, क्योंकि एक ऑडियंस है उसके लिए, जो आज अगर ना हो तो कल या परसों तो हो ही जाएगी। तो मैं ऐसे सोचता देखिए, नॉर्मली मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में माना जाता है कोई फिल्म कमर्शियली सक्सेस ना हो, पैसा ना कमाए, जी। तो फिर उस तरह की फिल्म पर हाथ नहीं डालना चाहिए। जी। लेकिन आप फिर से लद्दाख पहुंच गए, फिर से वॉर पर स्टोरी बना रहे हैं, जी। फिर से वही काम कर रहे हैं। दरअसल मुझे लद्दाख बहुत पसंद है, तो मैं नहीं, लेकिन सच बात है, मैं लक्ष्य के लिए लद्दाख गया था, फिर उसके बाद मैं लद्दाख गया था भाग मिल्खा भाग के लिए, और अब 120 बहादुर के लिए। और ये कहानियाँ ही ऐसी हैं, मतलब आप इसके बारे में सोचते नहीं है यार। अगर ये चांद पे भी शूट हुई होती है 120 बहादुर, तो मैं चला जाता, सच कहता हूँ। क्योंकि वो जो लोग थे, वो किस तरह के लोग थे, किस मिट्टी के बने थे, क्या मतलब क्या पा गए वो, क्या किस तरह से वो लड़े, वो जज्बा क्या था, मतलब वो आपको एज एन आर्टिस्ट भी कैरी करता है। वो हुआ होगा 1962 में, लेकिन उसकी जो एक फीलिंग है, जो एक पैशन है, जो एक एनर्जी है, वो जब आप स्क्रिप्ट सुनते हैं, कहानी सुनते हैं, वो आप में ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। तो फिर आपको लगता है कि यार जहाँ भी जाना है, जो भी मतलब -10 में शूट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुबह मतलब हर सुबह मतलब उठना है, 2:30 बजे 3 बजे लोकेशन पर पहुँचना है, कोई बात नहीं। यू डोंट थिंक अबाउट इट लाइक दैट। तो मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ। और ये कहानी मतलब बहुत साल पहले बन जानी चाहिए थी, मगर आज बनी है, और आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। 60 साल पहले जो हकीकत फिल्म बनी थी, जी, वो भी इसी सिनेरियो पे थी, लेकिन उन्होंने उसको स्पेसिफाई नहीं किया था। हाँ, उस वक्त स्पेसिफाई नहीं किया था, लेकिन जो उसका इंस्पिरेशन जो था, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे ख्याल से 1964 या 65 में रिलीज़ हुई थी, तो उस वक्त इंडिया चाइना वॉर हो चुका था। हम वो जंग, मतलब जो वॉर थी, वो वॉर हम जीत नहीं पाए थे। तो एक मोराल जो था पूरे देश का, वो मोराल थोड़ा डाउन था। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसी फिल्म बनाइए। एक गाना भी बना था, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँखों में भर लो पानी। तो ये देश को एक सौरों से लिफ्ट करने हाँ के लिए। बिल्कुल, एक लिफ्ट करने के लिए ये फिल्में बनी थी, ये गाना बना था। और या बड़ी ब्यूटीफुल फिल्म है हकीकत। तो अब आप क्यों बना रहे हैं? सर वो फिल्म बहुत अच्छी थी, लेकिन एक अलग वक्त में बनी थी वो फिल्म। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ अच्छा। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर बनाते हमारी जीत हुई है, 62 वॉर में तो हमारी हार हुई थी, उस पर फिल्म बनानी है। नहीं सर, मगर लेकिन 62 वॉर में जो हमारी सबसे बड़ी जीत थी, वो थी ये बैटल ऑफ रेजांगला। तो ये बहुत ज़रूरी बात थी कि मतलब इस स्थिति में भी, जब उस वक्त भारत सब कुछ हार रहा था, उसने ज़मीन भी हारी, काफ़ी चीज़ें हारी, एक ऐसी जगह थी जो उन्होंने, जो जहाँ उन्हें हार नहीं मानी, जो एक पोस्ट था जो उन्होंने नहीं खोया। तो उसमें हमें ये अंदाज़ा होता है कि मतलब लाइफ में चीज़ें सिर्फ जंग के बारे में नहीं है, हमारी ज़िंदगी के बारे में भी है, कि चीज़ें होंगी आपके लाइफ में जो कभी कभी एक जंग जैसी हो, जिसमें आप बहुत कुछ हारें। लेकिन अगर आप शैतान सिंह जी जैसे और उन 120 जवानों जैसे, मतलब आपके अंदर अगर एक हौसला है, तो आप किसी की भी चीज़ के सामने आप उसे मिलकर, उसे मुकाबला देकर आप लड़ सकते हैं। तो दैट्स एन इंस्पिरेशनल थिंग्स। देखिए, जो आज के प्रमोशन देखे मैंने, उससे पता चलता है आप कह रहे हैं कि 120 बहादुर जवान थे हमारे, जिन्होंने 3000 चाइनीज़ को परास्त किया। जी। तो ये कैसे लोग यकीन करेंगे? सर यही तो मतलब एक्चुअली मेरे फादर कहते हैं कि ये फ़र्क होता है ट्रूथ में, सच्चाई में और फिक्शन में। फिक्शन में ये होती है कि आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। अगर मैं कहानी लिख रहा हूँ
और मैं कहता हूँ कि यहाँ से आदमी कूदा, वो गिरा 15 माले की बिल्डिंग से नीचे गिरा, उसे बस एक खराश लगी और वो उठा, उसने ऐसे किया। मतलब अगर आप ये फिल्म में देखेंगे सब कहेंगे कि कैसे हो सकता है आदमी 15 मंजिल से गिरे और उसे कुछ ना हो। लेकिन अगर यही कहानी आप पढ़ेंगे न्यूज़पेपर में कि एक आदमी गिरा 15 फ्लोर से और वो गिरा और उसे कुछ हुआ नहीं, आप यकीन कर लेंगे। ट्रूथ अलाउज यू टू डू थिंग्स दैट फिक्शन डज नॉट अलाउ यू। तो इस कहानी में जो हुआ है, जिस तरह से वो सच है, आप यकीन नहीं कर सकते। ये राइटर नहीं लिख सकता कि उन्होंने क्या किया, किस तरह से वो जीते, किस तरह से मतलब बाकी के आर्मी को, आर्म्ड फोर्सेस को, हमारी सोसाइटी को पता चला कि क्या हुआ था वहाँ पर। ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही लाजवाब हैं और मैं ये जॉय ऑफ डिस्कवरी छोड़ दूंगा आपकी ऑडियंस के लिए। जब वो फिल्म देखें तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि क्या हुआ था उस दिन। नहीं, ये तो बात आप ठीक कह रहे हैं कि यकीन करना मुश्किल होता है। कोई फिल्म में दिखाए कि एक प्लेन का क्रैश हो, 262 लोग हैं, 261 मर गए, एक आदमी उठ के आ रहा है। हाँ बिल्कुल, ये तो अभी हाल ही में ही हुआ है। अब अगर ये फिल्म में आप दिखाएंगे तो कहेंगे यार ये कैसे हो गया, मगर हो जाता है। मतलब हकीकत में बहुत असलियत में ऐसी चीज़ें होती है जो डिफाई लॉजिक। तो एक ऐसी चीज़ हुई थी 1962 में। लेकिन इस फिल्म को लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। जो यादव महासभा के लोग हैं उन्होंने कहा कि आपने अहीर रेजिमेंट को नहीं दिखाया ठीक से, पूरा फोकस मेजर शैतान सिंह पर रहा। अगर मैं सिर्फ मेजर शैतान सिंह भाटी जी पर फिल्म बनाना चाहता था तो मैं टाइटल रख लेता शैतान सिंह। वो सबसे आसान काम होता, कुछ कंट्रोवर्सी होती नहीं, सब कहते कि अच्छा शैतान सिंह जी पर फिल्म बन रही है। लेकिन ये फिल्म है पूरी कंपनी के बारे में, इसलिए हमने नाम ही रखा है 120 बहादुर, क्योंकि बाकी जो लोग थे उनका भी जो योगदान था इस जंग को, उस बैटल को जीतने में, बिल्कुल उनके बराबर का योगदान था। और अभी हाल ही में एक ट्रेलर रिलीज़ की थी, ट्रेलर जिसमें एक कैरेक्टर कहता है कि अहीर हैं हम, प्यार से मांगोगे तो जान भी दे देंगे, लेकिन देश पर बात आई तो एक तो क्या 100 की जान ले भी लेंगे, ऐसा था। तो सबसे तो एक लड़का जो था, जो मुझे काफ़ी ट्रोल कर रहा था काफ़ी टाइम से, कह रहा था कि आपने तो हीरो के बारे में कुछ नहीं कहा, आप हीरो का नाम क्यों नहीं ले रहे, सब ये कह रहे हैं। कल उन्हीं का एक मैसेज आया मुझे एक ट्रेलर के बाद। उन्होंने कहा फरहान साहब अगर आप ये डायलॉग पहले टीजर में डाल देते तो फालतू के प्रोटेस्ट नहीं करने पड़ते। मैं एक अच्छी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज के जो हमारे जज हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई साहब, ये कुमाऊं रेजिमेंट। जी जी बिल्कुल सर, थैंक यू। आप कुछ कहना चाहते हैं इस फिल्म के बारे में, इस जज्बे के बारे में? बिल्कुल, अभी जब बात हो रही तो मुझे एक तरह से जिसको कहते हैं ना रोंगटे खड़े होते हैं। जब मैं कमीशन हुआ, सेंटर में गए तो वहाँ मेजर शैतान सिंह की कहानी, बैटल रजांगला की कहानी, वहाँ उनके हेलमेट रखे हुए हैं, रेडियो सेट रखे हुए हैं, डायरी रखी हुई हैं, वो सब चीज़ देख के बड़ा एक तरह से मोटिवेशन होता है हमें। और आज जो फिल्म बनी है, आपने जो बनाई है, वाकई में मेरी कंपनी में भी, मेरी बटालियन में भी 25% अहीर थे। और मैं भी यहाँ जाता रहता हूँ, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ जहाँ से जाता हूँ, वहाँ कड़ी बथुए की सब रायता और बाजरे की रोटी खाते हैं बैठ के हम लोग मिल के। तो एक अजीब, एक गजब कहानी, जहाँ पर इंसान अपना छोड़ के देश, अपने कल्चर, अपने पुरखों के बारे में सोच के अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहता है। ये बहुत ज़रूरी है ऐसी फिल्म आज की तारीख में। थैंक यू। तो देखिए, मेजर साहब से आपको इतना बड़ा सर्टिफिकेट मिल गया, और क्या चाहिए? जी नहीं, मुझे थोड़ा आराम हो रहा है कि रूलिंग तो अच्छी होने वाली है। पब्लिक में से पूछते हैं। तकरीबन 20 साल पहले आपकी मूवी आई थी लक्ष्य, जिसकी शूटिंग आपने लद्दाख में करी थी, और अब आपकी मूवी आ रही है 120 बहादुर, जिसकी शूटिंग भी लद्दाख में ही हो रही है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको तब और अब लद्दाख में कोई फ़र्क नज़र आया है? हाँ, काफ़ी फ़र्क है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत फ़र्क नज़र आया है। जब हम लद्दाख लक्ष्य की शूटिंग के लिए गए थे, उस वक्त वहाँ कोई मोबाइल फ़ोन नहीं काम करता था। हम सबको शूटिंग के बाद एक लाइन लगानी पड़ती थी, जो एक PCO था होटल के बाद, वहाँ पर से घर हम फ़ोन कर सकते थे। सिर्फ एक बच्चन साहब थे जिनके पास सैटेलाइट फ़ोन था, वो बात करते थे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है वहाँ पर। जो रोड्स हैं, जो कनेक्टिविटी है वहाँ बहुत अच्छी हो गई है। एक चीज़ जो उस वक्त भी था और इस वक्त भी है, जो सेम टू सेम है, वो है लद्दाखी लोगों का
की हॉस्पिटैलिटी और उनका प्यार, वो सब। भाग मिल्खा भाग भी आप बता रहे हैं कि वो काफ़ी वक्त लद्दाख में उसकी शूटिंग हुई थी, और उस फिल्म में 17 साल के एक आर्मी रिक्रूट का रोल करना, उस रोल में पहुंचना, जी ये बड़ा चैलेंज रहा होगा। सर चैलेंजिंग तो था, लेकिन जब मेरी मुलाकात हुई मिल्खा सिंह जी से, वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि मैं उनसे मिलने चंडीगढ़ जाने वाला था, तो उनकी तबीयत ख़राब थी, तो उन्होंने कहा कि आप आज मत आओ, मैं जैसे मेरी तबीयत ठीक हो मैं मुंबई आ जाऊंगा। तो मैं अपने प्रैक्टिस में लगा रहा। मैं रोज़ सुबह सर 8 महीने मैं उठता था सुबह 4 बजे, और मुंबई में एक जगह है प्रियदर्शनी पार्क, जहाँ पर एक 400 मीटर का ट्रैक है, तो मैं वहाँ पहुँचता था 5 बजे, और 5 बजे से लेकर 8 बजे तक रोज़ हर सुबह फॉर 8 मंथ्स मैं वहाँ पर जाके मैंने ट्रैक एंड फील्ड की ट्रेनिंग की। तो वहाँ मैं ट्रेनिंग कर रहा था एक दिन उसी दौरान, और सडनली एक आवाज़ आई, जो वहाँ पर पुलिस के रनर्स थे, वेस्टर्न रेलवेज़ के रनर्स थे, आर्मी वहाँ पर नेवी के जो हैं वो रनर्स थे, तो एथलीट्स, प्रोफेशनल एथलीट्स, और एक एक हलचल सी होने लगी कि अरे लोग बात कर रहे एक दूसरे से, सब सोच रहे हो क्या रहा है। तो सबने कहा मिल्खा जी आ गए ट्रैक पे। तो मुझे नहीं पता था कि वो आ रहे थे वहाँ पर। तो मिल्खा जी आए ट्रैक सूट पहने, मिल्खा जी पहुँचे वहाँ पर ट्रैक सूट, और जैसे ही वो एंटर हुए प्रियदर्शनी पार्क में, तो सबसे पहले जो सारे एथलीट्स थे, बच्चे थे, सब जाए, उन्होंने पैर छुआ, ये सब कहा, और फिर उन्होंने पूछा मिल्खा जी से। मिल्खा जी हर किसी से पूछ रहे तुम कौन सा डिसिप्लिन करते हो, तुम क्या डिस्टेंस भागते हो, अच्छा तुम बॉक्सर हो, अच्छा तुम ये हो। और बिल्कुल पहले 2 घंटे मैं रुका हुआ हूँ कि मिल्खा जी आए मैं रुका हुआ। उन्होंने 2 घंटे उन एथलीट से बात की, बिल्कुल उन्हें ऐसा फील नहीं कराया कि मेरे पास वक्त नहीं है, कि मुझे जल्दी कहीं जाना है। हर किसी के साथ उन्होंने वक्त बिताया, विच वॉज एन अमेजिंग थिंग टू सी। फिर उसके बाद वो आए, हाँ अमेजिंग। तो धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि आप किस तरह के इंसान को पोर्ट्रे करने वाले हैं, बिना कुछ बताए, सिर्फ देखने से। फिर वो आए तो मैं मिला उनसे, और उन्होंने कहा, तो मैंने कहा मिल्खा जी हाउ नाइस टू मीट यू। तो उन्होंने कहा चलो अभी बाकी बातें ट्रैक पर जॉगिंग करके बताएं करेंगे। तो उनके अंदर वो जो 17 ईयर ओल्ड एथलीट था, वो उस वक्त भी जिंदा था। तो मैंने सोचा यार ये आदमी एट दैट टाइम इवन ही डिडंट नो हिज रियल एज, मगर वो डेफिनेटली अपने लेट 70s में तो थे ही। तो अगर वो लेट 70s में इतने यंग हो सकते हैं, तो मैं अपना 30s में हूँ, मैं 17 क्यों नहीं हो सकता। तो उसी तरह से मैंने अप्रोच किया उसने। नहीं, लेकिन आपको पंजाबी बोलने ही नहीं आती थी, आपको कोई सिख समाज का कोई अनुभव नहीं था, आप तो मुंबई वाले थे। जी जी हाँ, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ी। मेरे एक पंजाबी डायलेक्ट कोच थे, तो उनके साथ मैंने अपने सारे डायलॉग और जो थोड़े बहुत एक्सप्रेशन होते हैं, अगर कोई एक ऐसे मोमेंट में कुछ कहना है तो वो सही साउंड होना चाहिए। लेकिन जब हम चंडीगढ़ गए तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई वहाँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ वहाँ पर, और मिल्खा जी ने मुझे अपने जो जूते हैं जो उन्होंने रोम ओलंपिक्स में पहने थे, वो जूते उन्होंने मुझे गिफ्ट किए उस वंडरफुल। और फिर एक वहाँ पर मीडिया भी थी, तो एक सवाल जवाब का उन्होंने कहा कोई अगर कोई सवाल पूछना चाहे। तो एक लेडी थी वहाँ जो एक लोकल न्यूज़पेपर से, उन्होंने डायरेक्टर राकेश मेहरा से पूछा कि राकेश जी आप ये फिल्म बना रहे हैं मिल्खा जी पर, मगर मिल्खा जी पंजाबी हैं, तो आप क्यों ने वाई डेंट यू टेक अ पंजाबी एक्टर, वाई डेंट यू टेक अ सिख एक्टर, वाई आर यू कास्टिंग समबडी हु इज़ नॉट ऑल दिस। तो राकेश ऑब्वियसली डायरेक्टर तो प्रोटेक्टिव होता ही अपने एक्टर का, तो उन्होंने बहुत एक स्वीट सा जवाब दिया, नहीं एक्टर का तो काम होता है कि हर रोल में ढल जाए और ये सब उन्होंने कहा। लेकिन उनका सवाल जो था वो मेरे दिल को लगी। मैं सच कहूँगा आपसे, मुझे इरिटेशन भी आया, थोड़ा बहुत गुस्सा भी लगा कि यार उन्हें लग रहा है कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जैसे वो फीलिंग ख़त्म हुई, मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार इस फिल्म में जो लोगों का एक नज़रिया है देखने का कि मिल्खा का रोल जो कर रहा है वो किस तरह से करेगा, उसने मुझे इतना जो कहते हैं फ्यूल दिया उनके उस कमेंट में कि अगर ये औरत ऐसे सोचती हैं तो ऐसे 1000 या लाख लोग होंगे जो सोचेंगे कि यार इस आदमी को क्यों लिया है मिल्खा के रोल में। तो दैट गिव मी अ लॉट ऑफ एनर्जी कि मैं ये रोल में वो कर दिखाऊं जो शायद मैं ना कर दिखा पाता अगर वो सवाल ना पूछा गया होता तो दैट हेल्प मी।
ये वाकई में आपने जिस तरह से मिल्खा सिंह को पोर्ट्रे किया, वाकई में कमाल का रोल किया Thank था। you. वो किरदार आपने बहुत अच्छा निभाया, लेकिन कुछ ज़्यादा रोमांटिक नहीं बना दिया था मिल्खा सिंह को फिल्म में? एक्चुअली नहीं, उनके ज़्यादा रोमांटिक, अभी गाने वाने तो शायद वो नहीं गाते थे, लेकिन ज़्यादा रोमांटिक नहीं बनाया, क्योंकि मुझे याद है हम बात कर रहे थे मिल्खा जी से और उनकी वाइफ से, तो एक सीन था जो ऑस्ट्रेलिया में, जो वो मिलते हैं वो एक गर्ल से वहाँ पर मिलते हैं और उनका एक थोड़ा सा एक रोमांटिक चक्कर हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी वजह से उनका फोकस स्पॉट से हट जाता है। तो राकेश ने कहा था कि यही एक सीन होगी फिल्म में जहाँ पर थोड़ा बहुत किसिंग विसिंग होगा और ये सब होगा। तो मैं सोचा कि यार आपने मिल्खा जी और आंटी जी को बताया है कि नहीं कि मतलब ये सब होने वाला है। तो मैंने उनसे, हमने पूछा उनसे, तो मैंने पूछा कि आप कंफर्टेबल है ना कि मतलब ये हम दिखाने वाले हैं? तो मिल्खा जी तो मतलब वॉज ब्लशिंग, वो तो बिल्कुल ऐसे और लाल हो गए थे बिल्कुल, एंड ही वाज स्माइलिंग। आंटी जी तो थी, शी गेव द बेस्ट आंसर, नहीं नहीं आप प्लीज़ दिखाइए, इनके तो मतलब इतने अफेयर थे पहले हमारे मिलने से पहले। बहुत मतलब बिल्कुल हार्ट थ्रॉब ये थे, हार्ट थ्रॉब, मगर जब मैं आई तब सब बंद हुआ, उसके पहले तो मतलब बहुत, तो फिर मुझे रिलैक्स हुआ कि मतलब वो है, उनमें था काफ़ी रोमांटिक एक स्ट्रीक। तो फिल्म रिलीज होने के बाद आपकी मुलाकात हुई? जी जी, बहुत मुलाकात हुई उनके बाद। हम साथ लंदन गए, काफ़ी वक्त हमने साथ बिताया। जब भी मैं चंडीगढ़ जाता था मैं मिलता था उनसे और उनकी फैमिली से। अगर वो कभी मुंबई आते थे, उनकी फैमिली मुंबई आती थी, वो हमेशा घर आती थी, तो मुलाकात मतलब होती रहती थी, फ़ोन पे बात होती रहती थी। लेकिन मगर अफसोस की बात है, मतलब जब कोविड हुआ और उनकी डेथ हो गई कोविड के दौरान, उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई कोविड के दौरान, तो वो एक बहुत ही वो एक आखिरी बात कब आई आपकी हुई? जी, वो आखिरी बात हुई, वो अस्पताल में थे चंडीगढ़ में। मैं जा तो नहीं सका क्योंकि सब कुछ बंद था, आप फ्लाइट नहीं ले सकते थे, कुछ कहीं जाना तो नामुमकिन था। लेकिन उनकी बेटी हैं सोनिया, जो बहुत ही मतलब बहन है मेरी, तब दोस्त भी नहीं कहूँगा, फैमिली है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया वहाँ से एक दिन, मैं जानता था कि वो हॉस्पिटल में है, मैं फ़ोन करता रहता था, पूछता था आंटी कैसी हैं, वो कैसे हैं। तो वो एक अप डाउन होता रहता था, आज थोड़ा बेटर है, ये ऐसा हो रहा था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि यार डॉक्टर ने कहा है कि ही डजंट हैव मच टाइम नाउ। और उन्होंने फ़ोन, सॉरी तो उन्होंने फ़ोन दिया उन्हें और कहा मैं फ़ोन उनके कान पे रखूँगी, आपको जो भी कहना है, गुड बाय कहना है, जो भी कहना है आप कह दीजिए। तो दैट वाज द लास्ट थिंग आई टोल्ड हिम, आई लव्ड हिम डियरली, आई वाज वेरी सॉरी कि मैं वहाँ जा नहीं सका। वो वक्त ही ऐसा था, कोविड में कोई कहीं जा नहीं सकता था और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ। और ये सब हम समझ सकते हैं आपकी भावना। फिल्म करते करते आपका क्या एक उनसे एक इमोशनल रिश्ता बन गया? हाँ जी, होता है। आई मीन आई ऑनेस्टली सर, मैं सच कहूँगा कि मैं आई एब्सोल्युटली आई लव माई फादर, आई रिस्पेक्ट माई फादर, ही इज़ माई फादर। लेकिन कभी कभी उसके अलावा भी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो एक फादर फिगर जैसे होते हैं आपकी ज़िंदगी में। एंड डेफिनेटली आई मीन मिल्खा जी जो थे, ही वॉज लाइक अ फादर फिगर टू मी आफ्टर माई फादर, ही वॉज। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार फरहान अख्तर पर आरोप है कि ये अपने आप पर फिदा हैं। देखिए, अपने आप पर फिदा होनी बुरी बात नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि सारे काम, डायरेक्टर भी आप, राइटर भी आप, प्रोड्यूसर भी आप, एक्टर भी आप, सिंगर भी आप, किसी और के लिए कुछ तो छोड़ दीजिए। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी फिल्म की बजट थोड़ा कम रखना चाहता हूँ। नहीं, थैंक यू। नहीं, मुझे बहुत मज़ा आता है फिल्म बनाने में, लिखने में, डायरेक्ट करने में, एक्ट करने में। अगर कोई मुझे बोले गाना गाए तो मैं गाना भी गा लूँगा फिल्म में। मुझे लोगों को एंटरटेन करने में मज़ा आता है, लोगों के साथ मतलब एक कहानी शेयर करने में मज़ा आता है। तो जब तक खुशी मिलती है मुझे इन कामों से, मैं करूँगा सर, लेकिन जब दिल उड़ जाएगा देन आई विल स्टॉप।
देखिए, आपके पास जावेद अख्तर साहब हैं, फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े, सबसे बेहतरीन, सबसे इफेक्टिव राइटर हैं जी। उनको नहीं आप राइटिंग के लिए लेते? नहीं, मैं लक्ष्य फिल्म उन्होंने ही लिखी थी। 25 साल हो गए, एक फिल्म की है। हाँ, अब मैं थोड़ा यहाँ एक खुलासा कर दूंगा आपके शो पे कि उन्होंने एक और कहानी लिखी है और हम वो कहानी प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो बहुत जल्द में, मेरे ख्याल से 1 साल या 2 साल बाद आप देखेंगे कि जावेद अख्तर का लिखा हुआ एक और स्क्रिप्ट दुनिया के सामने होगा। हालांकि वो तो ये कहते हैं कि मेरे लिखे हुए डायलॉग्स को फरहान रिजेक्ट कर देता है, ये कहता है ये पुराने ज़माने के डायलॉग है। नहीं, मैं पुराने ज़माने की नहीं, मगर ये गलती हुई है एक बार मुझसे। जब हम गाना कर रहे थे, दिल चाहता है का पहला गाना, तो दिल चाहता है कभी ना बीते ये चमकीले दिन, तो उन्होंने लिखा था चमकीले दिन। तो मैं एडवर्टाइजिंग की दुनिया से मैं आया था फिल्मों में, तो एडवर्टाइजिंग में चमकीले मतलब डिटर्जेंट, या चमकीले मतलब लाइक डैड यार, ये चमकीले दिन मतलब इतनी अजीब वर्ड है, मतलब इसमें कोई म्यूजिकलिटी नहीं है, ये नहीं है। तो उन्होंने कहा देखो अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम बच्चे हो, एक काम करो, इस वर्ड को प्लीज़ मत चेंज करो, इस गाने को रिलीज होने दो, इस गाने की यूएसपी यही लफ्ज़ बनेगी। एंड ही वाज राइट। तो उसके बाद जहाँ गानों का मामला है और लिरिक्स का मामला है, आई डोंट आर्ग्यू विथ हिम एट ऑल, लेकिन जब हम कभी साथ काम कर रहे हैं तो मैं हर स्क्रिप्ट अपनी उन्हें देता हूँ पढ़ने के लिए, और ऑब्वियसली उनका जो एक एक्सपीरियंस है, एक तजुर्बा है, वो मुझे सजेशंस देते हैं, जो मुझे सही लगता है मैं लेता हूँ, जो उन्हें कभी उन्हें तो सारे सही लगते हैं, लेकिन जो मुझे कभी सही नहीं लगते मैं वो नहीं लेता, और वो हमेशा मुझसे कहते हैं गलती कर रहे हो तुम, मगर मैं कहता हूँ मतलब इंसान अपनी गलतियों से ही सीखेगा, तो मुझे कर लेने दीजिए। देखिए, वो अपनी बात साफ साफ कहते हैं, चाहे आपके बारे में, चाहे आपकी सिस्टर जोया के बारे में। अब जोया के बारे में उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि जोया ने उन्हें कुत्ते के लिए डायलॉग लिखने के लिए कहा। हाँ, उन्होंने मुझसे कहा था ये कि अच्छा एक बात बताओ, तुम दिल धड़कने के डायलॉग लिख रहे हो, तो तुम्हारी बहन ने तुमसे कुत्ते के डायलॉग क्यों नहीं लिखवाए? तो मैंने कहा ये आप उन्हीं से पूछिए। लेकिन वो कुत्ते के लिए वो जो कैरेक्टर था, वो एक डीप थिंकर, एक फिलोसोफर था। शायद मेरी बहन को लगा होगा कि मुझ में वो डीप थिंकिंग और फिलोसफी है नहीं, तो वो चली गई एक्सपर्ट के पास। और ये भी सच है कि उस फिल्म में कुत्ते को आपका मुंह चाटना है, इसलिए आपने पूरे मुंह पर आइसक्रीम लगा ली थी। हाँ, तो सबसे पहले मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं कुत्तों से डरता नहीं हूँ, क्योंकि उस कुत्ते को मेरा पूरा चेहरा चाटना था। तो हमने बहुत टेक ट्राई किए कि ये सब, अरे ये सब कर रहा हूँ, मगर वो कुत्ता मतलब बिल्कुल ही वो मार्लिन ब्रांडो बन चुका था। वो कुत्ता इंटरेस्टेड ही नहीं था, वो अपने मेथड एक्टिंग में लगा हुआ था। तो फाइनली हमने कहा कुत्ता है, कुछ तो एक्साइट करेगा उसे। तो उसके ट्रेनर ने कहा आप एक काम कीजिए कि जो शॉट कुत्ते पर है, जब आपका चेहरा नहीं दिख रहा हो, तो आप पूरे अपने चेहरे पर आइसक्रीम लगा दीजिए। तो मैंने वनीला आइसक्रीम ली और पूरा अपने चेहरे पर मैंने ऐसे वनीला आइसक्रीम लगाई। तो फिर वो कुत्ता आया और उसने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया कैमरा के लिए। बस यही कहूँगा कि बाहर से दुनिया बड़ी ग्लैमरस लगती है, लेकिन जब आप आते हैं अंदर तो आइसक्रीम लगाना पड़ता है ताकि कुत्ते आपके चेहरे चाट सकें। और किसी से आप कुत्ते के लिए डायलॉग लिखवाते हैं? हाँ, और किसी से हम कुत्ते के डायलॉग लिखवाते हैं। और आपने तो कुत्ते के साथ जैमिंग भी की है। कुत्ते के साथ जैमिंग? आपके इंस्टाग्राम पर जो वीडियोस हैं वो किसी ने मुझे भेजा है। जी। हाँ, तो हमारे 4 कुत्ते हैं घर में, और चारों जो है जो इंडी हैं, सड़क से हैं, हमने अंदर लिए है घर में। तो एक जो है जिनका नाम है टाइसन, उन्हें गाने का बहुत शौक है। तो आप मतलब एक लफ्ज़ आप गा लें, उन्हें लगे कुछ रिदम है इसमें या कुछ मेलोडी होने वाली है, तो वो जुड़ जाएगा, वो अपने वो साथ में आपके साथ गाएंगी। और वो अब कोशिश करेंगी, उनका वोकल मतलब जो रेंज है अलग होता है कुत्तों का, लेकिन अगर आप ऊंचे सुर में जाए तो वो भी शिफ्ट करेंगी, थोड़ा नीचे अगर आप आए तो वो शिफ्ट करेंगी। और उसकी वजह से जो बाकी 3 हैं, उन्हें लग रहा है कि हमें भी बैकिंग वोकलिस्ट अब बनना पड़ेगा। तो जैसे वो गाना शुरू करते हैं, तीनों पीछे उसके वो लग जाते हैं। तो इट्स क्वाइट काफ़ी एक मज़ेदार चीज़ होती है। आपने करियर में तो बहुत कुछ किया है,
ऐसी कुछ चीज़ है जो आपने अभी तक नहीं किया है जो करना चाहते हो? मैं जो काम करता हूँ मुझे इस बात का सबसे मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि जिस तरह की फ़िल्म मैं करना चाहता हूँ मुझे आज़ादी है उस तरह की फ़िल्म करने की, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो काम करते हैं क्योंकि बस उन्हें काम की ज़रूरत है और बस जो भी आए उन्हें करना पड़ता है और वो एक जीने का एक तरीका है। लेकिन मैं जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में उस मुकाम तक पहुंचते हैं कि वो फैसला कर सके कि मुझे ये फिल्म करनी है या नहीं करनी है, वो मैं एक तरह का सक्सेस मानता हूँ किसी के भी करियर में, कि आप चूज़ कर सकें जो आपको करना है। तो जब तक ये है तब तक मुझे और किसी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ऑनेस्टली। आपने जो पहली फिल्म रॉक ऑन की थी एज एन एक्टर, जी, उससे पहले आप डायरेक्टर थे, सफल डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर भी थे, जी। तो एक्टिंग करने का आइडिया कहाँ से आया? एक्टिंग करने का आइडिया जो आया वो अभिषेक कपूर जो थे डायरेक्टर थे रॉक ऑन के और मित्र हैं मेरे, मतलब बहुत सालों से मैं उन्हें जानता हूँ। तो एक दिन मैं कहीं बाहर था डॉन के रिलीज़ के बाद और मेरी मुलाकात हुई उनसे और कम्प्लीटली मतलब कोई चेतावनी नहीं कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है फिल्म के बारे में, ऐसा कुछ नहीं। मैं मिला उनसे और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ जो एक रॉक बैंड के बारे में है और मैं चाहूँगा कि आप ये रोल करें लीड सिंगर का। तो मैंने कहा यार मैंने कभी एक्टिंग की नहीं है लाइफ में, मुझे पता भी नहीं है कि मैं एक्टिंग कर पाऊँगा या नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं मैं जानता हूँ कि तुम कर लोगे। तो मैंने कहा हाउ डू यू नो यार, कैसे पता? नहीं यू ट्रस्ट मी, बस यू जस्ट ट्रस्ट मी एंड यू कम एंड डू इट। मैं कल आपके ऑफिस आता हूँ, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, स्क्रिप्ट सुनाता हूँ, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप प्लीज़ कीजिए, अगर कहानी अच्छी नहीं लगे देन आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको नहीं करनी है। तो कहानी मैंने सुनी, आपने शायद देखी होगी रॉक ऑन, तो मुझे इतनी पसंद आई वो कहानी और जो म्यूज़िक था उस फिल्म का, रॉक म्यूज़िक, मुझे रॉक म्यूज़िक तो पसंद है ही। और वो कह रहे थे कि आप ही गाएंगे गाने, उन्हें पता भी नहीं था कि मैं गिटार बजाता हूँ और गाना गाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें एक जो कहते हैं सेरेंडिपिटी जो कहते हैं कि हो गई ऐसी चीज़ें, और मैंने बस उन पर विश्वास किया और कहा कि चलो करते हैं, देखते क्या होता है। और मुझे बहुत मज़ा आया करने में, तो फिर वहीं से शुरुआत हुई एक्टिंग की करियर की। गाने आपने गाए थे वो आपने ट्रेनिंग ली है म्यूज़िक की, सिंगिंग की? जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है उन्हें लगेगा कि मैंने ट्रेनिंग की है, जिन्होंने ट्रेनिंग की है उन्हें लगेगा कि इसने बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं की। ऐसा है, नहीं मैंने ट्रेनिंग नहीं की। मैं गिटार बजाता था बचपन से, मतलब टीनेज ईयर से मैं गिटार बजाता था और जो गाने मुझे अच्छे लगते थे मैं वो गाने गाता था गिटार बजा के। तो वो थोड़ी बहुत जो एक रियाज़ कहते हैं वो गिटार बजाने से और गाने से हुई है। क्योंकि मैं देख रहा था आपने सिर्फ खुद गाने नहीं गाए जी, आपने बच्चन साहब से भी गाना गवाया, आपने ऋतिक रोशन से गाना गवा दिया, जी। प्रियंका चोपड़ा से गाना गवा दिया अपनी फिल्मों में। नहीं मतलब वो बच्चन साहब की तो आवाज़ है ही मतलब काबिल तारीफ़, उन्होंने गाया भी है, कई अपनी फिल्मों में उन्हें गाना गाया। और ये जब गाना आया अतरंगी यारी, तो वो फिल्म जो थी वज़ीर, वो दोस्ती के बारे में थी और एक बहुत ही अनलाइकली फ्रेंडशिप कि एक रिस्पेक्टेड ओल्ड चेस प्लेयर एक आदमी है और एक पुलिस ऑफिसर जो एक दुख और एक गम से गुजर रहा है। तो एक अनलाइकली फ्रेंडशिप जो थी वो हम कैप्चर करना चाहते थे गाने में। तो ये रोचक कोहली जी हैं, बहुत ही अच्छे म्यूज़िक कंपोज़र हैं, उन्होंने गाना बनाया था। तो मुझे तो जब उन्होंने किसी ने मुझसे कहा कि आप और बच्चन साहब साथ में गाएंगे, मुझे तो इतना एक्साइटमेंट हुआ, अभी भी एक्साइट हो रहा हूँ सुनकर, याद करके कि ऐसा हुआ था। और एक तो हमने स्टूडियो में गाना एक साथ गाया और उसके बाद एक कॉन्सर्ट हुआ था मुंबई में, ग्लोबल सिटीज़न करके एक कॉन्सर्ट था और स्टेज पर उनके साथ मुझे ये गाना गाने का मौका मिला। मेरे करियर में आई थिंक दैट्स प्रोबेबली वन मैसिव अचीवमेंट। और ऋतिक, उनको तो डांस के लिए लोग जानते हैं। हाँ नहीं, लेकिन ऋतिक भी वो एक कंप्लीट एक्टर हैं, वो अपनी आवाज़ पे काम करते हैं, वो सिंगिंग क्लासेस भी लेते हैं, क्योंकि अगर आपके आवाज़ में एक रेंज हो और अगर आप कंट्रोल कर पाएँ अपनी आवाज़ को तो वो आपके एक्टिंग में भी काम आता है कि आप पिच कर सकते हैं किसी परफॉर्मेंस को किसी तरह, या किसी भी एक डायलॉग को लो ऑक्टेव में बोलकर सडनली एक ऊंचे ऑक्टेव में अगर आपको ले जाना है तो इसका एक इफेक्ट होता है। तो वो अपने आप पर हमेशा काम करते रहते हैं, जो एक किसी भी एक्टर को करनी चाहिए ऐसी चीज़ें। और जोया ने डिसाइड किया था कि ये जो गाना है सेन्योरिटा, ये जो एक्टर हैं वो तीनों के तीनों एक्टर ही गाएंगे। तो मैं तो काफ़ी कंफर्टेबल था कि मैं गा लूँगा। ऋतिक गया शंकर महादेवन जी से मिलने
और शंकर जी का मैं ये कहूँगा कि मैंने भी अपने रॉक ऑन के गाने पहले उन्हीं के साथ गाए थे। मैं इतना नर्वस था जब मैं स्टूडियो गया था उन रिकॉर्डिंग्स के लिए। तो मैं पहुंचता था वहाँ पर, तो शीशा होता है, आप बूथ में होते हो, वहाँ पर सामने शंकर जी थे, कुछ साउंड इंजीनियर था, एक दो लोग थे। तो मैंने उनसे कहा, और ऋतिक ने भी के साथ भी यही हुआ था, उन्होंने कहा कि यार सबसे पहले बाकी सब लोग जिनकी ज़रूरत नहीं है आप सब यहाँ से चले जाइए, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मैं किशोर कुमार की तरह गा रहा हूँ और वहाँ पर एक गधे की आवाज़ निकल रही है, क्या पता। तो बाकी सब हट जाइए, सिर्फ एक शंकर महादेवन जी रहेंगे। तो वो रहे। फिर मैंने उनसे कहा था कि आप सारे लाइट ऑफ कर दीजिए स्टूडियो के, कोई मुझे देख ना पाए, क्योंकि मैं खड़े रहकर, मतलब जो कहते हैं ना, जो मंझे हुए सिंगर हैं, मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ। एक उनका एक तरीका होता है कैसे खड़े रहते हैं, पोस्चर होता है, एक हाथों से, मतलब जो भी एक्सप्रेशन होता है उनका हाथों से होता है। मुझे ये सब पता नहीं था। मैंने सोचा था मैं अपने हाथ में माइक पकड़ूंगा और मैं डांस करूंगा अंधेरे में और गाना गाऊंगा, तो ताकि आसानी से, मतलब एक फ्लो में निकले गाना। तो इस तरह से मैंने किया। और ऋतिक जब आए तो शंकर जी के साथ थे, और शंकर पहले दिन ही शंकर जी ने उनसे कहा कि कुछ रिहर्सल नहीं, कुछ नहीं करना है, आपने गाना सुना है, घर पे आपने थोड़ी बहुत रिहर्सल की होगी, जस्ट गो स्ट्रेट इनटू द बूथ एंड जस्ट स्टार्ट सिंगिंग। क्योंकि जब तक आप गाना शुरू नहीं करोगे तब तक आपको हमेशा आपका माइंड कहता रहेगा कि मुझसे ये हो नहीं पाएगा। तो ही हैज़ बीन वेरी वेरी इंस्ट्रूमेंटल फॉर मी, एंड आई एम इमेजिनिंग इवन फॉर ऋतिक टू बी एबल टू सिंग आउट इन पब्लिक। ये सच है कि एक वक्त A.R. रहमान साहब ने आपको गाना गाने के लिए कहा था और आपने मना कर दिया था? जी ये सच तो है। तो उन्होंने एक, मुझे फिल्म का नाम याद नहीं, लेकिन कुछ गाना था, कुछ फलक जैसा कुछ गाना था, और वो जो मिजाज था उस गाने का और जिस तरह का कॉम्पोजिशन था, वो मुझे उस वक्त लगा, मैंने सिर्फ रॉक ऑन के गाने गाए थे, और मुझे उस वक्त लगा था कि यार ये मुझसे हो नहीं पाएगा। ये एक अलग तरह की सिंगिंग है, एक अलग तरह की सिंगर की ज़रूरत है इसके लिए। और जो मेरा एक स्ट्रेंथ था एज अ सिंगर, या जो मेरा एक मानना था कि आई एम गुड एट दिस, कि ये उससे बहुत हटकर था और उससे बहुत बाहर था। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया और मैंने कहा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत कम होगा कि A.R. रहमान किसी को फ़ोन उठाकर कहे कि भाई तुम तो मतलब एक जाने माने सिंगर हो नहीं, लेकिन फिर भी ये गाना गा लो। मगर फिर भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मुझसे आपसे कहना पड़ रहा है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, तो प्लीज़ फॉरगिव मी। एंड उसके बाद उन्होंने कभी मुझे फ़ोन नहीं किया किसी गाने के लिए। सर एक गाना गा दीजिए। सेन्योरिटा के लिए तो ऋतिक और अभय की ज़रूरत पड़ेगी, और एक स्पेनिश सिंगर की भी, लेकिन रॉक ऑन कर लेते हैं ताकि आप सभी साथ गा सकें। चलिए, आप सब गाएंगे साथ में? चलिए। दिल क्या कहता है मेरा क्या मैं बताऊं, तुम ये समझोगे चाहे मैं पागल हूँ। दिल करता है टीवी टावर पे मैं चढ़ जाऊं, चिल्ला चिल्ला के मैं ये सबसे कह दूं, है ये वक्त का इशारा, हर लम्हा पुकारा, यूं ही देखता है क्या तू, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। थैंक यू। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार फरहान अख्तर पर इल्जाम है कि ये बेकार के विवादों में पड़ते हैं। देखिए, वैसे तो आपकी लाइफ सीधी सादी है, आप भी कहते हैं कि मैं सिर्फ अपने काम पर फोकस करता हूं, इधर उधर किसी चक्कर में नहीं पड़ता। लेकिन 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए, जो बॉबी देओल की फिल्म है एनिमल जी, इसके बारे में आपने कमेंट किया, ये जो कैरेक्टर है ये प्रॉब्लमेटिक है। सर, ये जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो होती है, ये एक प्रॉब्लम है हमारे देश में। ये एक प्रॉब्लम है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की, क्योंकि बचपन से ज़्यादातर जो लोगों को सिखाया जाता है, ख़ास तौर से लड़कों को, उन्हें सिखाया जाता है कि यार तुम्हें बड़ा हो के मतलब तुम में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ना कभी नहीं मत सुनो, जो तुम चाहते हो उसे पा कर ही रहो, कुछ भी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। मर्द रोता नहीं है, मर्द शिकायत नहीं करता, मर्द में मतलब फीलिंग्स ही नहीं होती मर्द में, मर्द सिर्फ एक रोबोट है जो चला जा रहा है, ऐसी एक फीलिंग होती है। तो अगर आप कोई भी उस किस्म के एक मर्द को जो बिना एम्पैथी है,
बिना किसी चीज़ के हो सकता है ऐसे कैरेक्टर फिल्म में। और जो हमारी फिल्मों में था जब हम फिल्में देखते थे मतलब, और जिस पर हम सब बड़े हुए हैं, वो यही था कि अगर कोई ऐसा किरदार है फिल्म में जो हीरोइन से बदतमीज़ी करेगा, जो एक मतलब बुरी नज़र से औरत को देखेगा, औरत के बारे में बात करेगा, तो वो विलन होता था फिल्म का, जिसे एंड में मतलब हीरो पीटता था या हीरोइन पीटती थी, तो आपको लगता था कि यार ऐसा इंसान मत बनो, एंड में आपको आपकी बैंड बजने वाली है। अभी अगर आप उस विलेन को ही ग्लोरीफाई करने लगे और कहे कि ये आदमी एक्चुअली बहुत सही आदमी है यार, इसकी तरह बनो, तो उसमें तो प्रॉब्लम होगी। और मेरा ये मानना है कि फिल्मों का असर होता है सोसाइटी पर। मैं ये कभी नहीं कह सकता कि फ़िल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट है, आप इस सिर्फ एंटरटेनमेंट के नज़रिए से देखिए, इसका कुछ प्रभाव नहीं होता सोसाइटी पर। मैं ये नहीं मानता, हो सकता है अलग लोग ऐसा मानते हों और ऐसी फिल्में इस वजह से ऐसी फिल्में बनाते हों। मेरा ये मानना है कि अब हमने लक्ष्य के बारे में अभी बात की, अगर मैं उसका असर देखूं सोसाइटी पर, उसका असर देखूं, जो एक यंग लड़का था उसने कहा कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, तो फिर मैं ये क्यों ना सोचूं कि अगर मैं एक ऐसी फिल्म बनाऊं जो एक बिल्कुल ही एक भद्दे किस्म के इंसान पर एक फिल्म बनी है, तो उससे इंस्पायर नहीं होगा ये मैं कैसे सोच सकता हूँ? नहीं, लेकिन आप लक्ष्य का असर देखेंगे, मिर्ज़ापुर का क्या असर हो रहा है वो नहीं देखेंगे। नहीं मगर नहीं, आप सही बात कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन अगर आप मिर्ज़ापुर भी देखें, उसमें जो नज़रिया है डायरेक्टर का कि क्या सही है और क्या गलत है, वो सही है। मतलब जो इंसान उसमें भी बुरा है वो बुरे काम करता हूँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको। मुझे वायलेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी भी तरह के डायलॉग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो नज़रिया है डायरेक्टर का, वो किस अंदाज से, किस वजह से आपको ये कहानी सुना रहा है, क्या इन्वेस्टमेंट है उसकी, क्या ग्लोरीफाई हो रहा है और क्या कह रहा है कि यार ये भी होता है दुनिया में, लेकिन ये ठीक बात नहीं है, आप दिखाइए, कोई उस पर प्रॉब्लम तो नहीं। किसी ने एफआईआर भी दर्ज कर दी थी, आपके खिलाफ केस भी किया था, मिर्ज़ापुर के खिलाफ। नहीं, केस जो पड़ा था उस पर वो किसी ने केस किया था कि आप मिर्ज़ापुर का नाम ख़राब कर रहे हैं, तो मगर अभी उसने कहा था मैं मिर्ज़ापुर वाला हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझे कालीन भैया कहते हैं। अच्छा, ये मुझे याद नहीं, ये मुझे याद नहीं, लेकिन अच्छी बात है कि मिर्ज़ापुर से बहुत से अलग भी फ़ोन आए थे हमें कि मतलब आपने मिर्ज़ापुर का नाम रोशन किया। अब सब जानते हैं मिर्ज़ापुर का है और हम कहाँ से। पब्लिक में एक दो सवाल और ले सकते हैं, जस्ट फाइनल राउंड। हाँ, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको हम सब ने हमेशा कूल एंड कंपास मोड में देखा है और यहाँ भी उसी मोड में देख रहे हैं। क्या कोई ऐसी चीज़ है या कोई ऐसा बात है जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है या बहुत ज़्यादा इस बात पे आपको गुस्सा आ जाता हो? हाँ, सबसे ज़्यादा जो है वो है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, मुझे बहुत गुस्सा आता है। आपको तब गुस्सा नहीं आया जब नसीरुद्दीन शाह जैसे एक्टर ने कहा कि आई डोंट केयर अबाउट फरहान अख्तर, आई डोंट वॉच हिज फिल्म्स? नहीं, उसमें गुस्सा आने की बात तो थी नहीं। मैं डिसअपॉइंट हुआ, मुझे लगा कि अगर वो देख लेते अपनी मेरी फिल्म, शायद उनका माइंड, मिल्खा सिंह देखने के बाद में अगर कोई ये कहे जी कि मुझे इनकी एक्टिंग पसंद नहीं, मुझे लगता है कहीं तो गड़बड़ है। सर, इसका जवाब तो वही दे सकेंगे आपको। इतने साल से जानता हूँ उन्हें, हमने साथ भी काम किया था ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा पे, और वो तो मुझे मतलब बचपन से जानते हैं। मतलब मैं तो थोड़ा, जब मैं समझ में आया कि कौन कौन है, तब मैंने जाना कि वो है कौन। मेरा सिर्फ ये एक बात थी जो मुझे थोड़ी बहुत बुरी लगी, और वो ये थी कि आप मतलब बहुत ही मतलब एक कमाल के परफॉर्मर हैं, वो तो उसमें कोई शक नहीं, बहुत ही बड़े एक्टर हैं, और अगर आप चाहें कि इस आदमी का काम बेहतर हो, इसका काम इम्प्रूव हो, तो उसका एक तरीका होता है कि मैं ऐसा करता कि मैं फ़ोन उठाता, मैं उससे फ़ोन लगाता जिससे भी मैं बात करना चाहता हूँ, और मैं कहता कि भाई आप मेरे घर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मैंने आपकी ये फ़िल्म देखी और मुझे ये लगा। तो अगर आप पैशनेट हैं कि आपको एक्टिंग करनी है, तो आप इन चीज़ों पे थोड़ा फोकस कीजिए। ये एक तरीका होता है। ये प्रेस में जाकर कहना कि मुझे ऐसा लगा, तो आई फाउंड दैट डिसटेस्टफुल, बस वही था। मगर उसके अलावा उनका ओपिनियन है, अगर उनको अच्छी नहीं लगी तो मतलब आई कांट चेंज दैट फॉर हिम, ही इज़ एंटाइटल्ड टू इट। आपको किसी चीज़ में लाइफ में डर लगा है? मुझे सिर्फ मतलब ये बातें छोड़कर के मतलब जो करीबी लोग हैं, जो फैमिली है, जो करीबी दोस्त हैं, उनका सेहत अच्छा, उनको कुछ ना हो,
उनकी सेफ्टी बरकरार रहे, उनका जो हेल्थ है बरकरार रहे, तो वो एक हमेशा एक माइंड पर होता है। लेकिन उसके अलावा जो एक चीज़ है जिससे मैं नफ़रत इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं डरता हूँ बहुत उससे, और वो है कॉकरोच। उससे मुझे कुछ प्रॉब्लम है लाइफ में। कॉकरोच से डर जी लगता जी है। जी बहुत। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि वो है क्यों। मैं नहीं, सच में होगा एक सर्कल ऑफ लाइफ में उनका, मतलब जो एक नेचर में उनका कुछ रोल तो होगा, लेकिन मैं समझ नहीं पाया हूँ कि वो है क्यों। और जिस तरह से अगर कभी वो निकले बाहर और आपकी तरफ देखें और वो ऐसा करना शुरू करें, और ऐसा लग रहा है कि वो जांच रहे हैं कि मतलब मैं कितना डरा सकता हूँ इस इंसान को, तो है उसमें कुछ है। मुझे जैसे मैं कॉकरोच देता हूँ मुझे लगता है कि यार मुझे नहाना पड़ेगा अब, ऐसी एक फीलिंग आती है। तो दैट्स द वन थिंग दैट आई डू। तो आपसे क्वेश्चन है कि आपने आज तक इतने सारे म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स किए हैं, तो कभी किसी फैन ने आपसे कोई क्रेजी क्वेश्चन किया है? किसी फैन ने? यस सर। हाँ, मतलब सबसे क्रेजी जो मुझसे कभी किसी ने पूछा है, पूछा नहीं, मतलब वो चिल्ला के उन्होंने कहा जब मैं स्टेज पर था, हाँ टी शर्ट उतारो। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं यहाँ अपने फन का प्रदर्शन करने आया हूँ, अपने तन का नहीं। फरहान, हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे, आपकी फिल्मों के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, कंट्रोवर्सीज के बारे में, और अच्छी बात यह कि आपने कोई चीज़ डक करने की कोशिश नहीं की। हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई के फैसले का। आज के मुकदमे में रजत शर्मा जी ने फरहान अख्तर पर बहुत ही कठिन आरोप लगाए, तो फरहान अख्तर द्वारा बहुत माकूल जवाब दिए गए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी करते हैं उसमें जान लगा देते हैं, जी जान से करते हैं, जैसा आपके जवाबों से हमें पता चला, और अपने आप को पूरी तरह से उस रूप में ढाल लेते हैं। मेरी रेजिमेंट की, जैसे भी रजत जी बता रहे थे, जो 120 बहादुर फिल्म जो बनी है, ये देश के लिए एक बहुत बड़ा संदेश देती है। वो जो लड़ाई है, रजांगला की लड़ाई है, वो देती है कि वहाँ संदेश लिखा भी है वहाँ पर कि मरना तो सबको है, पर जब कोई अपने देश, पहचान, संस्कृति और पुरखों की सोच के लिए जब आप अपने प्राणों की आहुति देते हैं, तो इससे बेहतर मौत नहीं हो सकती। आपने इस फिल्म की शूटिंग के लिए जिस तरह से 14,000 फीट पर गए, कम ऑक्सीजन, ठंडे मौसम में, एक सिपाही की ज़िंदगी को महसूस किया आपने। ये दिखाता है कि जज्बा है, ये दिखाता है आपकी सोच, और यही कारण है कि मैं समझता हूँ कि फिल्म एक सुपरहिट है, और शायद हम सबको देखनी चाहिए आगे आज जाकर, क्योंकि मैसेज बहुत अच्छा है। मैं आपके जवाबों और जज्बे को देखते हुए आपको सभी आरोपों से बाइज्जत बरी करता हूँ, पर एक सज़ा अपनी तरफ से देना चाहता हूँ जी, कि एक ऐसी फिल्म देश के लिए और बनाइए। ज़रूर सर, ज़रूर। इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि फरहान अख्तर इसी तरह से देश के लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे और देश के लोगों को एजुकेट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए फिल्में बनाते रहेंगे। आज का शो यहीं ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।